गुड मॉर्निंग टू ऑल। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। फिनॉल और उससे रिलेटेड अल्कोहल, फिनॉल, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, ये सारे लेक्चर जो है हम पढ़ चुके हैं। अब सारी थ्योरी पढ़ने के बाद आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, यानी 2016, 2017 और 2018 में हमने जो यूनिट पढ़ी है उसमें से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए और क्या थ्योरी पढ़ने के बाद हम उनके जवाब दे पाएंगे या फिर हम नहीं दे पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लगभग सारा मैटर मैं करवा चुका हूँ, केवल हम एक डिस्कशन करेंगे। आप मेरी बात को ध्यान से सुने, हम कोई रिएक्शन लिखेंगे नहीं, अगर कुछ अलग सी होगी तो उसको देख लेंगे, बाकी हम केवल एक डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 2016 में बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन है डायोल क्या है और इथिलीन ग्लाइकोल के संश्लेषण की एक विधि लिखिए। डायोल क्या होते हैं, ये देखिए, ये डायोल है, जहाँ दो OH होते हैं वो डायोल होते हैं। और किसी भी तरह, और इसकी विधि क्या होगी, ग्लाइकोल के संश्लेषण की विधि आप इपोक्साइड से बना लीजिए। इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो एक तरफ H और एक तरफ OH जुड़ जाएगा, तो ये ग्लाइकोल बन जाएगा। ये इजी सी रिएक्शन है, इसको हम पढ़ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है पिक्रिक अम्ल की संरचना और उसका यूपीएससी नेम बताइए। पिक्रिक अम्ल होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। पूरा लेक्चर है इस पर, इसलिए इसकी संरचना बार बार नहीं बनाएंगे कि पिक्रिक अम्ल, इसका यूपीएससी नेम होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है ग्लिसरॉल की रिएक्शन PCl5 से होगी। तो पहली बात, ग्लिसरॉल होता क्या है, 3 कार्बन, उन तीनों पर OH जुड़ा हुआ है, और जब PCl5 से अभिक्रिया होगी तो तीनों OH हट जाएंगे और उनकी जगह ClCl लग जाएगा। अगर हम इसको सिंपल वे में बनाएं तो ये Cl, Cl और ये Cl, ये प्रोडक्ट बनता है। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है 2016 में। लेकिन थोड़ा सा आप याद रखें, अगर PCl5 की जगह Pi3 होता या HI होता तो प्रोडक्ट अलग बनता, आपको ध्यान होगा, वो मैंने काफी इंपॉर्टेंट बताया था आपको। HI या PCl3 की कम मात्रा में प्रोडक्ट अलग बनता है और ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट अलग बनता है। चौथा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से 2 कंडीशन पे होती है, एक होती है 110 पे और दूसरी होती है 260 पे। दोनों रिएक्शन अच्छे से समझा रखी है मैंने। 260 डिग्री सेल्सियस पर जब अभिक्रिया होती है तो हमें फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और ये OH, इसका मतलब एलिल अल्कोहल मिलता है। ध्यान रहे, ग्लिसरॉल की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से होती है तो 260 डिग्री सेल्सियस पर एलिल अल्कोहल मिलता है, और अगर 110 डिग्री सेल्सियस पर होती तो हमें क्या मिलता, फॉर्मिक अम्ल मिलता, और साथ में ग्लिसरॉल वापस प्राप्त हो जाता। एक क्वेश्चन है जो आपके पूछा जा चुका है कि ग्लाइकोल की अभिक्रिया लेड टेट्राएसीटेट से अगर करें, उसकी प्रेजेंस में इसको हीट करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप ध्यान रखें कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो बनेगा एक तो HCHO, दैट इज फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मल्डिहाइड, प्लस बनेगा लेड एसीटेट, और प्लस बनेगा एसिटिक एसिड, दैट इज CH3, COO और ये H, इसको ध्यान रखें। इसके बाद है इथिलीन की अभिक्रिया जब OSO4 से करें, यानी ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। आप ध्यान रखें कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का जो काम है वो है डायोल बनाना, ऑक्सीडेशन करेगा, और इथिलीन के साथ जब अभिक्रिया होती है तो डायोल बनता है।
और ध्यान रखें कि ये सिस डाइओल बनाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। सिस डाइओल का मतलब दोनों OH जो हैं वो एक ही तरफ होंगे, एक नीचे या एक ऊपर नहीं होगा, या तो दोनों ऊपर की तरफ होंगे या दोनों नीचे की तरफ, यानी दोनों एक ही तरफ होंगे। इसके बाद 7th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इथिलीन ऑक्साइड की अभिक्रिया HCN से कराने पर। इथिलीन ऑक्साइड का मतलब ये इपोक्साइड की बात हो रही है। इपोक्साइड कैसा होता है ये देखिए आप, ये होता है इपोक्साइड। इसकी रिएक्शन करानी है HCN से, HCN से। बहुत सिंपल सा है, ब्रेक कीजिए प्लस और ये माइनस। ये देखिए ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ये नेगेटिव होगा तो प्लस यहाँ जाके जुड़ेगा और CN यहाँ जाकर जुड़ जाएगा। तो सिंपल सा जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ये देखिए ये कार्बन और ये कार्बन यहाँ जाएगा CN और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, यानी ये बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। बाकी की वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरा कर लीजिए। इथिलीन ऑक्साइड यानी इपोक्साइड की बात हो रही थी और HCN से अभिक्रिया होने पर साइनोहाइड्रिन मिलता है, ये भी अभिक्रिया हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आती है हॉबिन-हॉश रिएक्शन, जिसको हमने अभी हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ा था। हॉबिन-हॉश मैंने इंपॉर्टेंट भी कहा था कि जो भी अभिक्रियाएं किसी नेम से है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हॉबिन-हॉश अभिक्रिया में क्या होता है, पहली बात तो ये कि फिनॉल ये अभिक्रिया नहीं देगा, ये अभिक्रिया देगा रिसोर्सिनॉल या पॉलीहाइड्रिक फिनॉल जो है वो देंगे, जिनमें एक से ज़्यादा OH हैं वो ये अभिक्रियाएं देंगे। तो हमने रिसोर्सिनॉल के संदर्भ में ये अभिक्रिया पढ़ी थी, जिसमें रिसोर्सिनॉल प्लस RCN, R का मतलब CH3 या फिर कोई भी एल्किल समूह आप जोड़ दीजिए, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ZnCl2 की उपस्थिति में, और फाइनल जो हमें प्रोडक्ट मिला था वो 2,4-डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन मिला था, ये हमको प्रोडक्ट मिला था। अगर आपको ध्यान है 2,4-डाइहाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये रिएक्शन हमने अच्छे से कर रखी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लेक्चर देखें और देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो मैंने इंपॉर्टेंट कहा वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आया हुआ है, बाहर से भी आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन हमने सारे पढ़े हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया लीबरमैन-नाइट्रोसो रिएक्शन। मैंने आपको कहा था जब आप ऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल करते हैं तब फिनॉल की उपस्थिति का निश्चयात्मक परीक्षण करने के लिए हम लीबरमैन-नाइट्रोसो परीक्षण करते हैं, जिसमें फिनॉल की अभिक्रिया H2SO4 और NaNO2 में इन सिटू होती है। इन सिटू का मतलब HNO2 जो है वो अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है। उसकी अभिक्रिया सबसे पहले फिनॉल से होती है, फिनॉल की HNO2 से होने के बाद भूरा लाल रंग बनता है। फिर इसके बाद उसकी अभिक्रिया दूसरे फिनॉल के मॉलिक्यूल से होती है H2SO4 की उपस्थिति में। फिर इंडोफिनॉल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, इसके बाद जो कि नीले रंग का होता है। उसके बाद जल से तनु किया जाता है, इसके बाद रेड कलर का इंडोफिनॉल बनता है, और फाइनली जो है आपका जो NaOH से अभिक्रिया होती है तो सोडियम सॉल्ट बनता है और फाइनल आपको कलर मिलता है नीला रंग। तो ये रंग परिवर्तन का टेस्ट है जो फिनॉल की उपस्थिति बताता है, और ये रिएक्शन भी हम अच्छे से कर चुके हैं। 11वां क्वेश्चन आप देखिए, फिनॉल से आप एस्पिरिन कैसे बनाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान करें, कोल्बे अभिक्रिया हमने कराई थी या फिर हम कहें रिमर-टीमन अभिक्रिया कराई थी। दोनों अभिक्रियाओं में सैलिसिलिक एसिड बना था। सैलिसिलिक एसिड की 3 रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, एक तो एस्पिरिन का बनना, एक सलूल का बनना और एक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का बनना है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया एसिडिक एनहाइड्राइड से होती है, यानी CH3CO होल ट्वाइस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर होती है तो एस्पिरिन बनता है। एस्पिरिन का नाम 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। दूसरा है आपका फिनॉल से सलोल कैसे बनाएं।
फिनॉल से सलोल बनाने के लिए इसकी अभिक्रिया जो है वो कराई जाती है C6H5OH के साथ और POCl3 की उपस्थिति में। तो मैंने 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई थी। एस्पिरिन जो कि पेन किलर है उसमें काम में आता है, बॉडी टेम्परेचर को कम करने में ये दवाई के रूप में काम में दिया जाता है। सलोल जो है जो इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक है, पेट में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए सलोल का इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों में। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरोटोलुइन से पैराक्रिसॉल कैसे बनाया जाए। सिंपल सा है, आप ध्यान रखें कि NaOH से अभिक्रिया करानी है। क्रिसॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग पर OH और CH3 हो, ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑर्थो कहलाएगा, मेटा पे है तो मेटा क्रिसॉल कहलाएगा और पैरा पे है तो पैरा क्रिसॉल। यानी बेंजीन रिंग पर CH3 और OH हो, अगर 1,2 पोजीशन पे है तो ऑर्थो, 1,3 पर है तो मेटा और 1,4 पे है तो क्रिसॉल। तो क्लोरोटोलुइन, टोलुइन का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग पर एक CH3 है और एक Cl है, तो Cl को हटा करके हमें OH लगाना है और ये रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पर यानी 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो पैराक्रिसॉल हमें प्राप्त होता है। इसके बाद है ट्राइनाइट्रोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल। ट्राइनाइट्रोबेंजीन का मतलब 2, 4, 6 पोजीशन पे आप नाइट्रो ग्रुप जोड़ दीजिए बेंजीन के और उससे फिर पिक्रिक अम्ल कैसे बनेगा, ये अभिक्रिया हम कर चुके हैं। ये किसकी उपस्थिति में होगी, K3FeCN6 की उपस्थिति में, और ये हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ट्राइनाइट्रोबेंजीन यानी ये बेंजीन रिंग जो है, यहाँ पे NO2, यहाँ पर NO2 और ये यहाँ पर NO2 है। इसका ऑक्सीडेशन के जब होगा तो यहाँ इस पोजीशन के ऊपर OH, इसका ऑक्सीडेशन होकर के OH जुड़ जाएगा, पिक्रिक एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद है फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बना। देखिए ये लिंक वाली रिएक्शन है। फिनॉल की अभिक्रिया आपको ध्यान होगा कि हमने रीमर-टीमान, यानी ये रीमर-टीमान अभिक्रिया की बात कर रहा है, इसको शॉर्ट में मैं RT लिख रहा हूँ, रीमर-टीमान अभिक्रिया। रीमर-टीमान में हमने 2 चीजें पढ़ी थी। फिनॉल की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म से होती है, दैट इज CHCl3 प्लस, इसके बाद NaOH की 2 कंडीशन थी। अगर 3 NaOH ले रहे थे तो सैलिसल्डिहाइड बन रहा था, और जब हम 4 NaOH लेकर के अभिक्रिया कराते हैं तो आपका प्रोडक्ट मिलता है सैलिसिलिक एसिड। संरचना कैसी होगी इसकी, ये देखिए आप, ये बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के बाद ये OH और ये हो जाएगा COOH। तो ध्यान रखिए क्लोरोफॉर्म, और यानी इसने सीधे नाम से नहीं पूछा, केवल आपको बोला फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से 4 NaOH की उपस्थिति में जब होती है तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसके बाद है क्लेजन पुनर्विन्यास, इसको मैं अच्छे से करवा चुका हूँ, आप अच्छे से उस लेक्चर को देखें कि क्लेजन पुनर्विन्यास में होता क्या है। बेंजीन रिंग के ऊपर O और एलाइल जुड़ा हुआ होता है। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, ये जो बेंजीन रिंग है, आप देखें बेंजीन रिंग, ये अच्छे से मैंने आपको बताया था, ये और ईथर CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हीट किया जाता है। जब हीट किया जाता है तो इसमें पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट होता है, और आप ध्यान रखें क्या बन रहा है, आपको खुद पता लग जाएगा। देखें
ये OH और ये हो जाता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट बनता है, इसी को कहा जाता है पुनर्विन्यास। केवल हीट होगा, हाई टेम्परेचर होगा। कितना होगा तो आप किताब में देखिए, ये आपका होमवर्क है। और इसके बाद है 17 क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोल की संरचना का निर्धारण। ये आप बुक में देख लीजिए, इसका संरचना का निर्धारण कैसे करते हैं, आपकी बुक में इसको दिया रखा है, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद है एलिजीरिन। आपको ध्यान हो तो फिनॉल की अभिक्रिया जब थैलिक एनहाइड्राइड से कराई थी तो हमें फिनोप्थलीन मिला था। और इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कैटेकॉल। कैटेकॉल का मतलब बेंजीन रिंग, और इसके इस पोजीशन पे यानी 1-2 पोजीशन पे अगर OH है तो वो कैटेकॉल कराता है। इसकी रिएक्शन जब थैलिक एनहाइड्राइड से होती है तो आपका प्रोडक्ट बनता है एलिजीरिन। ये कैसे बनता है बिल्कुल मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, इसको अपन बार बार नहीं करेंगे। तो एलिजीरिन बनता कब है, जब कैटेकॉल की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल के साथ थैलिक एनहाइड्राइड के साथ होती है। कैटेकॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कंसंट्रेट यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। यह अभिक्रिया भी हम पढ़ चुके हैं। तो 2016 में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें काफी कुछ हमने पढ़ा हुआ था, जो नहीं था वो मैंने आपको बता दिया। कुछ एक आपका होमवर्क भी है, उसको आप देखें किताब खोल करके। और अब हम पढ़ते हैं 2017 में किस तरह के क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन है आपका रिसोसिनॉल की संरचना, इन चारों की संरचना बनानी। रिसोसिनॉल पता है आपको 1,3 पोजीशन पे, बेंजीन की 1,3 पोजीशन पे अगर OH जुड़ा हुआ है तो वो रिसोसिनॉल है। फिनोप्थलीन क्या होता है, जब फिनॉल की अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ होती है तो फिनोप्थलीन बनता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और सैलिसिलिक एसिड बनता है जब हम कोल्बे अभिक्रिया की बात करें या फिर टीमर-टीमान अभिक्रिया की, जिसमें 4 NaOH लेते हैं। पायरोगैलोल की स्ट्रक्चर आप थोड़ा देख लें कैसे बनेगी। ये बेंजीन रिंग, इसमें आप एक साथ OH 3 OH जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा आपका पायरोगैलोल। तो ये चारों संरचना हो गई। क्विनोन क्या होता है ये भी आपका क्वेश्चन लिख दिया है, ये इसको हम हमारा जब दूसरा टॉपिक आएगा, नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा, अगली यूनिट जब पढ़ेंगे उसमें उसको अपन पढ़ लेते हैं। इसके बाद है आपकी अभिक्रिया सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अम्ल की उपस्थिति में। आप थोड़ा ध्यान दें कि ये कौन सी अभिक्रिया है। ये वही अभिक्रिया है जिसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका एस्पिरिन। एस्पिरिन देखिए सैलिसिलिक एसिड है और आपको क्या दे रखा है, एनहाइड्राइड H+ की उपस्थिति में। तो आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारा एस्पिरिन। अब ध्यान कीजिए हमने वापस वो 3 चीजें सलोल, एस्पिरिन और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। तो आप देखिए लगातार 2 सालों में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एस्पिरिन का। किसके साथ अभिक्रिया होती है, एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया होती है अम्ल की उपस्थिति में। और इसका नाम क्या है, एस्पिरिन का 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, जो मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं। बिल्कुल आप ध्यान से देख लें इसको एक बार, इसको हम बार बार नहीं करेंगे। कैसे अभिक्रिया करी थी, OCO CH3 और ये COOH, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इसका नाम है।
इसको आप अच्छे से कर लें। इसके बाद फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसा बनेगा, आपको ध्यान है कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में HNO3 से अभिक्रिया होती है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। यह अभिक्रिया भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके बाद फिनॉल से फिनोप्थिलीन, यह अभिक्रिया भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिनॉल से फिनोप्थिलीन कैसे बनता है, जब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया होती है। अब यह है कि ग्लिसरॉल से एक्रोलीन कैसे बनता है। पहली बात एक्रोलीन की संरचना, ग्लिसरॉल कैसा होता है, OH OH और ये OH। ध्यान रहे कि ग्लिसरॉल से एक्रोलीन तब बनता है जब अभिक्रिया KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट से होती है। ये अभिक्रिया भी हमने पढ़ी है। आप बिल्कुल लेक्चर को अच्छे से देखें तो आपको याद आएगा, और अगर आपने लेक्चर देखा है तो आपको ध्यान आएगा कि पोटेशियम बाइसल्फेट से अभिक्रिया होने पर हमको प्राप्त होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO। इसको कहा जाता है एक्रोलीन। ध्यान रहे, इसको कहा जाता है आपके एक्रोलीन। इसकी संरचना आप ध्यान रखें, और मैंने आपको बताया भी था ये कि काफी इंपॉर्टेंट है। 7th क्वेश्चन है कि इथीन ग्लाइकोल से डाइऑक्सिन, डाइऑक्सिन कैसा होता है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन और ये कार्बन, ये डाइऑक्सिन होता है, जिसको मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि इथीन ग्लाइकोल यानी ये OH और ये OH, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मिलते हैं दोनों मॉलिक्यूल, और इस तरह की संरचना बनती है जिसको डाइऑक्सिन कहा जाता है। ये भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था, और देखिए 2017 में ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है। तो लगभग हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं जिसके सवाल जो है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, आपको अगर ध्यान हो तो एक हमने करा था H3PO4। आप अगर वीडियो देखेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर इथीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया H3PO4 यानी फॉस्फोरिक अम्ल से होती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप वीडियो देखें तो। 8वां क्वेश्चन है फिनॉल से बेकेलाइट। फिनॉल से बेकेलाइट की अभिक्रिया कैसे बनता है। फिनॉल की अभिक्रिया होती है फॉर्मल्डिहाइड से HCHO से, अम्ल और क्षार दोनों की उपस्थिति में होती है, और एक पॉलीमर बनता है जिसको बेकेलाइट कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया था। हमारे घरों में जो कुकर होता है, कुकर का जो हैंडल होता है ब्लैक वाला, कुकर चाहे जितना भी गर्म हो लेकिन वो कभी भी हमारा हाथ नहीं जलता है उससे। तो बेकेलाइट इस तरह के पॉलीमर बनाने में या घर की ज़रूरत की चीज़ें बनाने में काम में आता है। वो विक्रिया का क्रियाविधि हमने अच्छे से करी हुई है, आप सभी लेक्चर को ध्यान से देखें। पिनाकोल पिनाकोलोन अभिक्रिया भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये भी मैंने आपको कराया है। कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है, जब फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, यानी फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होती है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो आपका प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड, उसको कहा जाता है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। तो ध्यान रहे, ये रिएक्शन भी करवा चुके हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल की अम्लीयता पर प्रतिस्थापित समूह का क्या प्रभाव पड़ता है। आप ध्यान रखें, मैंने आपको अच्छे से समझाया था फिनॉल की एसिडिटी में कि यदि फिनॉल की रिंग पर कोई ऐसा समूह लग जाता है जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है तो वो फिनॉल की अम्लीयता को कम करता है,
और ऐसा कोई समूह जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, रिंग से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, तो वो फिनॉल की अम्लता को बढ़ा देता है। और उसके सारे एग्जाम्पल भी हमने करे थे। इसके बाद है फ्रिज पुनर्विन्यास। ये भी हम कर चुके हैं अच्छे से कि फिनॉल की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड यानी CH3 COCl से होती है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? OCO CH3 एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन की अभिक्रिया जब AlCl3 से होती है तो इसमें पुनर्विन्यास होता है और फाइनली आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बनेगा। ये होता है OH और ये होता है COCH3, साथ में प्लस इसके पैरा पोजीशन पर भी प्रोडक्ट बनता है COCH3। इसी को कहा जाता है पुनर्विन्यास। यानी सबसे पहले फिनॉल की अभिक्रिया CH3COCl से होती है, फिर बनता है एसिटोफिनॉन और एसिटोफिनॉन की AlCl3 की उपस्थिति में फाइनली आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलता है आपको, और इसी को कहा जाता है फ्रिज पुनर्विन्यास। तो इसको हम कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन और इसको हम कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। 13 जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया मैंने आपको बताया था कि फिनॉल की अभिक्रिया यानी C6H5OH की अभिक्रिया यदि C6H5COCl तो से हो तो क्या निकलेगा? ये H और ये Cl निकलता है और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो है C6H5O C डबल बॉन्ड O और C6H5 यानी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रहे CH3COCl से अभिक्रिया होती है तो उत्पाद अलग बनता है। आप ध्यान ये रखना है इस अभिक्रिया में कि ये NaOH की उपस्थिति में होगी। रिएक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। आप ध्यान रहे कि ये NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। इसको भी मैंने अपने लेक्चर में इसको शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया को लिया है। तो NaOH की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया जब CCH5COCl से होती है तो प्रोडक्ट आपका एस्टर बनता है, फेनिल बेंजोएट बनेगा आपका प्रोडक्ट, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। अगर हम CCH5 की जगह केवल CH3 लेते तो वो कहलाती एस्टरिफिकेशन, केवल एस्टरिफिकेशन कहलाता, उसे हम शॉर्टन बॉमन नहीं कहते। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि फिनॉल की अभिक्रिया जब C6H5COCl से होगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका फेनिल बेंजोएट और इसको कहा जाता है शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। तो ये भी हम कर चुके हैं। और फाइनली आप देखें 2018 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे। मतलब 2017 वाले भी जो क्वेश्चन थे उसमें लगभग हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, पढ़े हैं उसको अच्छे से। तो आप कोशिश कीजिए लेक्चर को अच्छे से देखिए, जो भी मैटर लगता है आप नोट्स बना लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एग्जाम में जब भी आप पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। इसके बाद है आपका 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें पहला है व्हाट आर ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, गिव वन एग्जांपल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? जिनमें 3 OH जुड़ा हुआ हो वो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है और इसका एग्जांपल क्या है? ग्लिसरॉल। आप जानते हैं ये इसका एग्जांपल।
सेकंड क्वेश्चन है विच अमंग अल्कोहल एंड फिनॉल इज मोर एसिडिक, यानी अल्कोहल और फिनॉल दोनों में से ज़्यादा अम्लीय कौन होता है। आपको पता है कि अल्कोहल में H+ आयन निकलने के बाद एल्कोक्साइड आयन बनता है, कौन सा, देखिए C2H5O- बनता है, और वहीं फिनॉल में से जब हाइड्रोजन निकलता है H+ आयन तो C6H5O- बनता है। एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस यानी अनुनाद पॉसिबल नहीं है, और फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद होता है, अनुनादी संरचनाएं बनती हैं और अपने नेगेटिव चार्ज को वो स्थायी कर सकता है। इसीलिए फिनॉल का H+ आयन आसानी से निकल जाता है। यानी आपको ध्यान ये रखना है कि अल्कोहल के एल्कोक्साइड आयन बनने के बाद कोई अनुनादी संरचना नहीं बनती है, और फिनॉल में H+ आयन निकलने के बाद अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। ये भी हमने अपने लेक्चर में लिया था। क्वेश्चन थर्ड देखिए, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, यानी अब इसने नाम से नहीं पूछा है और आप देख पा रहे हैं तो ये रीमर टीमन अभिक्रिया है और आपका प्रोडक्ट बनेगा सैलिसिलिक एसिड। अगर यहाँ पे 4 होता 3 की जगह तो बनता सैलिसल्डिहाइड बनेगा, सैलिसिलिक एसिड नहीं बनेगा। ध्यान रखिए क्या बनेगा, OH और ये CHO। अगर यहाँ पे 4 होता तो सैलिसिलिक एसिड बनता, लेकिन अभी यहाँ पर 3 NaOH है, इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सैलिसल्डिहाइड बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरा, यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल की तुलना में कम अम्लीय क्यों होता है। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कौन सा हुआ, ये देखिए OH और ये NO2। दूसरी बात आप देखें OH और ये NO2। तो अब आप देखें कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल इन दोनों जो है कंपाउंड उनमें NO2 लगा हुआ है, और NO2 का होता है -m प्रभाव, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी रिंग में से इलेक्ट्रॉन कम करते हैं। और आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि -m प्रभाव जो है वो पैरा पोजीशन पर अधिक होता है और ऑर्थो पोजीशन पे उससे कम होता है, यानी पैरा पोजीशन पे -m ज़्यादा प्रभावी है। इसी की वजह से जो पैरा पोजीशन पे NO2 है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा लेगा और फिनॉल की अम्लीयता को बढ़ाएगा, और ये इसी की वजह से, और NO2 का जो -m प्रभाव है वो पैरा की तुलना में कम है, इसीलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कम अम्लीय होगा। तो आपको कुल मिला के ध्यान रखना है कि जो +m प्रभाव है, अनुनादी प्रभाव जो है वो पैरा स्थिति पर ज़्यादा होता है, मेटा स्थिति ऑर्थो स्थिति पर कम होने के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन 5 देखें कि वाई फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यानी फिनॉल की जो रिंग की अभिक्रियाएं होती हैं उसमें आने वाला समूह जो है वो ऑर्थो और पैरा पर क्यों आता है, मेटा पे क्यों नहीं आता है। तो आप ध्यान रखें कि रिंग पर जब हमने फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं पढ़ी थी तो आप ध्यान दें कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज था, यानी रिंग की तरफ जो आता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला होता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कहाँ पर जाएगा रिंग में, वहाँ उस स्थिति पर जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और अनुनादी संरचनाओं में हम ये देख चुके हैं कि फिनॉल की जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं उसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता है, इसीलिए जो प्रोडक्ट बनता है
वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही होता है। ठीक है। इसके बाद फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। आपको ध्यान होगा ये क्वेश्चन मैंने आपको आपके असाइनमेंट में दिया था, उत्तर बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर भी बता देता हूँ कि फिनॉक्साइड आयन जो है वो फिनॉल की तुलना में अधिक स्थायी क्यों होता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में अनुनादी संरचनाएं ज़्यादा बनती हैं और फिनॉल में उसकी तुलना में थोड़ी कम बनती हैं। इसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी होता है। फिर इस पुनर्विन्यास देखिए, अभी हमने डिस्कस किया है इसको, और ये वापस से पूछ लिया गया आपके 2018 में। इसके बाद आप देखें रीमर-टीमन अभिक्रिया, वापस वही क्या होगा, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3 NaOH, तो सैलिसिल्डिहाइड, और 4 NaOH करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड। गैटरमैन सिंथेसिस में क्या होगा, एल्डिहाइड बनेगा। फिनॉल प्लस HCN प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। लेडरमना से रिएक्शन यानी जिसमें बेकेलाइट वाला जो हमने अभी पढ़ा, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड अम्ल क्षार की उपस्थिति में बेकेलाइट बनाएगा, उसी को हम लेडरमना से रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद है क्लेजन रीअरेंजमेंट, वापस से देखिए पूछ लिया गया, मैंने आपको अभी इससे पहले वाले पेज पे बताया, स्लाइड में आपको बताया, और यह अभिक्रिया हम इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड्स में पढ़ी है, और ये 2 बार पूछ चुके हैं, 2017 में भी आ गई और 18 में भी आ गई। लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट भी अपन ने अभी अच्छे से पढ़ लिया, कलर चेंज को बताता है, फिनॉल की जो उपस्थिति है निश्चयात्मक परीक्षा करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल हम कहें फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से होती है हाई टेम्परेचर प्रेशर में, और आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है। हॉबिन-हॉश रिएक्शन, ये रिएक्शन पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स देते हैं, यानी जिनमें एक से ज़्यादा OH होता है बेंजीन रिंग पर, वो ही ये अभिक्रिया देंगे हॉबिन-हॉश। तो हमने इसको पढ़ा था रिसोर्सिनॉल के संदर्भ में, तो रिसोर्सिनॉल प्लस RCN यानी CH3CN हमने एग्जाम्पल लिया था, प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, और आपका जो प्रोडक्ट बना था वो बना था 2,4 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। लास्ट है आपका ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन क्या है, वापस वही कोल्बे रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड बना। सैलिसिलिक एसिड कैसा होता है, ये देखिए, ये सैलिसिलिक एसिड है OH, इसकी रिएक्शन होती है CH3OH से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। जब एसिड की प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है तो बनता है हमारा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। प्रोडक्ट बनेगा आपका ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, हालांकि हम पढ़ चुके हैं, ये OH और ये OCOCH3, इसको कहा जाता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये किस में काम में आता है, जो आयोडेक्स बनता है और इस तरह की जो दवाइयाँ बनती हैं उसमें ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आयोडेक्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिथाइल सैलिसिलेट है, इसका नाम है मेथाइल सैलिसिलेट, उसको हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं, और ये भी आयोडेक्स जैसे जो है केमिकल जो बनते हैं उसको बनाने में काम में लिया जाता है। तो अब देख लीजिए कि हमने 2016, 2017 और 2018 के जितने भी क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट से पूछे गए थे उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। लगभग काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं और उसको अच्छे से समझा है तो कुछ रीजनिंग है या सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं वो भी आप कर पाएंगे।
ये आप अच्छे से कर लीजिए। जो भी होमवर्क आपको दिया है, जो घर से आपको करना है, वो आप करें अच्छे से। और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू। और उसी के साथ ये आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट हमारी सेकंड यूनिट, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।